पार्ट 1 लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण कंप्लीट हो चुका है मेरे अनुसार। तो जो बेसिक चीजें थी, जो सब कुछ था उस पार्ट में, वो मैंने करा दिया है। आज बात आती है उस पार्ट के क्वेश्चन सोल्व करने की। क्या करते हैं आज, जो वो पार्ट है, पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो किताब में प्रश्न है, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ और एडिशनल क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। इसको करने बाद में मेरी तरफ से पार्ट पूरा कंप्लीट होगा। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जितनी बार चाहे पार्ट को पूछो, जितने क्वेश्चन चाहे तुम पूछो, वो केवल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तुम पूछते जाओगे, मैं तुमको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे। मत खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, पार्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में, वो दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व उसे साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन क्या है देखना। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मतलब यही है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्यों जलाया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि मैग्नीशियम, जो कि जिसे mg के द्वारा हम दिखाते हैं, मैग्नीशियम एक रिबन आता है। नॉर्मल जैसे मान लो एक रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है। जब ये वायुमंडल में रहेगा, जब ये नेचर में रहेगा, तो वायुमंडल में प्रेजेंट नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, इन सभी से रिएक्शन करके क्या करना लगेगा, एक पतली लेयर उसके ऊपर चढ़ा लेता है। ठीक है, अब जब अपन ये पतली लेयर चला लेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर ये मैग्नीशियम, जो ऊपर लेयर होगा मैग्नीशियम की नहीं है, धूल कणों की, या फिर किसी और से रिएक्शन करके, वायु से रिएक्शन करके, या किसी से भी रिएक्शन करके क्या बना दिया, कुछ एक परत लेयर का निर्माण कर लिया है। तो अपन क्या करेंगे, रेजमाल आता है, रेजमाल से क्या करेंगे, अपन इसको साफ करेंगे और इस धूल के कणों को हटा देंगे और क्या करेंगे, शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, वायु में जलाएंगे, बर्न करेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, घर जाने बाद में आ जाएगी, मेरे को पता है। वापिस बोल देता हूँ कि मैं, ऐसा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसों से मिलकर एक अपने ऊपर एक पतली परत का निर्माण कर लेता है। अब भाई कोई चीज घर पे भी देखा होगा, कोई किताब है, तुम नहीं पढ़ोगे उसको धूल जम जाएगी बेचारी किताब पे, है? और यही होगा तुम्हारे साथ इस बार भी, 10th में धूल जमाओगे तुम किताबों का, खोलते तो हो नहीं तुम, तो क्या करेंगे, धूल जम जाएगी पतली है, फिर अपन उसको क्या करेंगे, हम साफ करेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि किताबों को पढ़ने पहले से झाड़ के साफ क्यों करते हो, तो क्या बोलोगे तुम कि हम बहुत दिन हो गए हम किताब पढ़ते नहीं है, फिर उसको धूल जम जाती है उसको, तो फिर उसको क्या करते, साफ करते हैं। सेम वही प्रोसेस में कि मैग्नीशियम रिबन है, वो प्रेजेंस ऑफ नेचर में क्या करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल के कारण, बहुत से डस्टेड, जितने भी चीजें, इन सब से क्या करेगा कि इन सब के ऊपर लेयर का निर्माण कर लेता है, और इस लेयर को हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसको रेजमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है और शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू, आया समझ में, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखें, है ना। तो इंग्लिश में बोले तो भी ये हो जाएगा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट कहां
करते हैं भाई आगे। मैंने बोला क्वेश्चन तो मैं पूरे कराऊंगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रो से मतलब है ना, प्लस क्लोरीन लिख रहा क्या है, क्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड। ये डैश किसका बनाता है, ये हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। ये क्लोरीन है। हाँ क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। क्या हाइड्रो हाइड्रोक्लोराइड, यही बोला था हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको पूरा लिख लेना, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब हाइड्रो का पता है अपन को, किससे लिखते हैं उसको, H से लिखते हैं, सॉरी H2 से लिखते हैं, क्योंकि द्विपरमाणु गैस, मैंने ये भी बताया नहीं होगा। कुछ ऐसी गैसें पाई जाती है जो दो के साथ मिलती है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है, इन्हें द्वि मोलिकुलर, डबल मोलिकुलर गैसेज या फिर द्विपरमाणु अणु कहते हैं। अब द्विपरमाणु दो H2, जैसे कि H2, O2, N2, ये सभी क्या है, द्विपरमाणु अणु है। ये मुक्त अवस्था में अकेला N जल्दी से नहीं मिलता, नेचर में हमेशा N2 ही मिलता है। वैसे ही सेम H2। और क्लोराइड का क्या होता है, Cl2, Cl मिलता है, Cl2, सॉरी Cl मिलता है, प्लस Cl2 मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते तो HCl। अब H कितना है इधर, अब इसको बैलेंस करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। सिंपल सा फंडा कि रिएक्टेंट में देख लो कितने एटम्स है, प्रोडक्ट में देख लो कितने एटम्स है। इधर H कितने, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितने, 1, तो इधर 2 लगा दो। अब रिएक्टेंट में H कितने, 2, प्रोडक्ट में कितने, 2, O कितने, Cl कितने इधर रिएक्टेंट में 1, इधर कितने 2, दिख रहा है ना, एक ये रहा और एक ये 2, ये रहा, 2 गए, इसके भी आगे 2 लगा दो। अब बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। तो आया, यही क्वेश्चन है कि भाई हाइड्रो प्लस क्लोरीन के हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। इसी रिएक्शन को क्या करना था, अपन को बैलेंस करना था। तो ये बैलेंस थी अपने पास वर्ड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म से अपन ने इसको किसे बदला, सिंबल फॉर्म में बदला, और सिंबल फॉर्म में बदलने के बाद इसको बैलेंस कर दिया। इसके ए और बी और सी, 3 और है इसके, सॉरी ए, हाँ बी और सी 2 और है इसके, दोनों तुम कर लाना, तुम पे छोड़ रहा हूँ, ईजी है बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। करोगे तो नहीं समझ में आएगा तो समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। भाई रिएक्शन दे दी गई है, उन रिएक्शन को पहले क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में बदलना, और केमिकल इक्वेशन से उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ स्टेट स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आ जाओ, जैसे कि इसको रीडिंग लगाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, थर्ड के फर्स्ट को रीडिंग लगाया तो क्या बोल रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम में बेरिलियम है, बेरियम में Br प्लस क्लोराइड क्या होगा, बेरियम क्लोराइड तो BrCl, बी होता है यार बेरियम है ना, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम, ये बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड। देखो जल में बेरियम क्लोराइड, अगर कोई भी चीज जल में है तो उसका क्या लगाता है, एक्वा, AQ, ऐसे जल में है तो इसको लगाते हैं AQ, AQ मतलब एक्वा, वो मूवी देखिए एक्वामैन, है ना, DC की सीरीज में आता है एक्वामैन, एक्यूज, एक्वामैन। तो एक्यूज मतलब होता है जो क्या है, पानी में मिली हुई है, तो वही हो गया एक्यू, एक्यूज। तो इसमें बोल रहा है पहले वो जल में बेरियम क्लोराइड, मतलब एक बेरियम क्लोराइड किसमें, जल में है, एक्यूज है। प्लस आगे बढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट के विलेंस, सोडियम सल्फेट क्या हुआ, Na Na2SO4, Na कितने पे आता है, 11 पे आता है ना, SO4 का तो -2 होता है ना, तो Na2SO4 होना चाहिए ना, समझ में आया।
भाई Na11 पे आता है, 11 की संयुक्ता 1 हो गई, और सल्फेट, सल्फेट ही ना, हाँ सल्फेट है, सल्फेट होता है SO4, 2 माइनस ही होता है सल्फेट, नहीं होता है, तो वही तो लिखा मैंने, 2 माइनस इसका यहाँ आ गया, तो ये जाएगा Na2SO4, नहीं सही है, हाँ वो 4 नीचे आएगा, वो तो नीचे कर दिया ना, और ये क्या है, एक्वा है, वो तो मेरे से हो गई ना, मैंने उसको खुद ही नीचे कर दिया ना उठान के, गलती से लिख दिया उसको। आगे बढ़े, आगे क्या क्या बना रहे हैं, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो इसको रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बना देगा, साथ में क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट। बताता हूँ, जब विलयन अभी करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है, मतलब NaCl एक्वा बनाते हैं, साथ में बनाता है BaSO। अब ये क्या है, हाँ इसमें बोल रहा है अवस्था के साथ, देखो साफ पहले बोल रहा है, अवस्था के संकेत, देखो स्टेट सिंबल्स दिख रहा है, स्टेट सिंबल्स क्वेश्चंस में, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स, तो स्टेट सिंबल से ही तो है, एक जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, हाँ हाँ। अब ये अवक्षेप है, मतलब इसमें एक ही लगेगा, इसमें नीचे का चिन्ह लग जाएगा। अवक्षेपण क्या होता है बताता हूँ तुमको, अवक्षेपण क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी और उसके एंड में कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिले अपन को जो क्या हो, पानी में घुले नहीं, तो कहाँ बैठ जाए, जगह बैठ जाए, ये रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन अगर इसमें होगी, BaCl2 भी डालेंगे प्लस Na2SO4 भी डालेंगे, तो ये रिएक्शन होगी, क्या बना लेगा भाई, ये तो नमक है तो घुल जाएगा पानी में, ये तो NaCl के कण बन जाएंगे, और ये नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये बैठ जाएगा बेरिलियम BaSO4 के रूप में, ये डॉट डॉट क्या हो जाएंगे, NaCl के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नीचे बैठ गए ना, इसको बोल दिया अवक्षेपण, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंसोल्यूट, है ना, इंसोल्यूट बेरियम सल्फेट, ठीक है, इंसोल्यूट है। अब आगे बढ़े, आइस अवक्षेपण, ऐसा ये पूछ भी लेता है, अवक्षेपण या इंसोल्यूट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में क्या हो, कुछ भी ऐसा मिले जो क्या हो, उसमें जलीय विलयन में नीचे जाके बैठ जाए, अगर घुले नहीं उस विलयन में, उसको क्या बोल देंगे अपन, इंसोल्यूट, या फिर बोलेगा बाकायदा, या तो रिएक्शन होगी तो अपन देख ही लेंगे कि नीचे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, रिएक्शन में तो देख लेंगे, या फिर लिखा हुआ आएगा तो बोल देगा कि अवक्षेप है, इंसोल्वेंट है, बोल देगा वो लिखा हुआ। लैब में जाके करेंगे तो दिख ही जाएगा अपन को, और बाकी लैब में नहीं करेंगे, किताबों में करेंगे तो किताबों में वो लिखा हुआ होगा कि अवक्षेपण हुआ, ठीक है। बस अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करना तुमको आता ही अच्छे से, क्या दिक्कत है, कर लोगे बैलेंस इसको खुद ही। अब ऐसे सेम अगली रिएक्शन भी है, उसको भी तुम अपने साथ बैलेंस कर लोगे कि मैं कराऊं, देखो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaCl का जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब NaCl और HCl ये मिला रहा है, सोडियम क्लोराइड क्या देते हैं, NaCl, हाँ जितने होंगे उतने तो करते हैं ना, फिर कल कर लेंगे, जरूरी तो ना आज करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, बस ये बन जाएगी, वैसे बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl अभिक्रिया करके NaOH और H2 बनाते हैं, बस ये लिख दिया, इसको बैलेंस कर लेना। हाँ एक ही लिख लेना ना तेरे हिसाब से, तेरे को कहाँ एक ही लगेगा नहीं लगेगा, तो समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में भाई। अगर दिया हुआ हो कि प्रेजेंस इन वाटर, या फिर वाटर के अंदर रिएक्शन हो रही है, जल के अंदर, जल की उपस्थिति में लिखा हुआ हो, तो एक ही लगा देंगे। अगर जैसे कि H2 है, H2 पता है गैस होती है, तो इसमें G लगा देंगे आगे, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ एरो का निशान लगा देंगे, गैस ऊपर उड़ जाती है इसलिए। हाँ वो तो अवस्था है, ये तो हर जगह लगाना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवस्था के साथ बताए, तब एक क्यों लगाया मैंने, अवस्था बोली गई उसको, इस क्वेश्चन में बोला गया देखो कि अवस्था के संकेत के साथ, तो ये अवस्था का संकेत है ये इसकी, कि जलीय विलयन में है, ये नीचे अवक्षेपण बैठ गया, नीचे का निशान लगा दिया तो ऊपर का निशान लगा दिया, मतलब गैस बन के उड़ गया,
ना, तो ये अवस्था का संकेत है। ठीक है, आगे बढ़े, आया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, जितने हो जाएंगे उतने कर लेंगे, जरूरी तो नहीं कि पूरे ही करें। हाँ यार, ये क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर शायद 10 में, दोनों हिंदी मीडियम में 11th पे, इंग्लिश मीडियम में 10th पे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस एक्स इज यूजिंग इन, क्या है, क्या है, क्या बोलते उसको, हाँ, व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई एक एक्स सॉल्यूशन है, मतलब एक्स है, एक एक्स और बस यौगिक है। ठीक है, इस यौगिक का विलयन किसके लिए काम आता है, सफेदी में काम आता है। अब बताओ किसका विलयन सफेदी में काम आता है, तुमको पता होना चाहिए, ये बताओ। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन मतलब जलीय विलयन H2O, इसको कैल्शियम ऑक्साइड के जल मिला देंगे तो जलीय विलयन बन के CaOH2 बन जाएगा। तो किसका विलयन है, इसका तो विलयन है, इसी में तो बोला है ना भाई, नमक का जलीय विलयन, तो नमक NaCl आ जाएगा उसमें। तो किसका जलीय विलयन है, वो CaOH का जलीय विलयन है। कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है, सफेदी करने में किया जाता है। अब बस खत्म। ये बोल रहा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। पहला एक्स का नाम बताए, क्या होगा कि इसका नाम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा चूना। आगे बढ़ो, एक्स के जल के साथ अभिक्रिया लिखे, ये लो लिख दी। ठीक है, आई समझ में, आई बो, ऐसा क्यों लगा तेरे को समझ में नहीं आ रहा, पक्का क्या समझा। नहीं, ये बता कि इसमें क्या समझ में आया। नहीं, ये तो रिएक्शन लिख दी, पर CaO का उपयोग क्या है, यूज क्या है CaO का, चूना नाम है वो तो उसका, इसका यूजेस क्या लिया अपन ने, जल में घोला, फिर ना बदल दिया। और CaOH का काम क्या है, सफेदी करने में। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन को, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या काम में लेते हैं अपन, सफेदी करने में लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा, अरे दिमाग है पर थोड़ा सा ध्यान लगा के रखो ना, ऐसा लगता है जैसे कि समझ में नहीं आता तेरे को, पता नहीं क्यों। हो गया समझ में, क्वेश्चन खत्म, अगला पढ़ो। वो दूसरा नहीं है क्वेश्चन, हाँ, काटना वाटना किसी को नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो आगे सामने देख लो, सारे के सारे, दो क्वेश्चन हो रहे पीछे, एक क्वेश्चन नहीं, दो क्या। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। when does the clo क्या है, कॉपर ऑफ when does the color of copper sulfate solution change when any iron nail is deep is it। मतलब ऐसे बोल रहा है कि क्या है, ये कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है, इतना तो पता है, कॉपर सल्फेट है। CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें जब मैंने आयरन की कील डाली तो उसका रंग क्या हो गया, बदल गया, इस विलयन का रंग ही बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि क्या होता है, मैंने बताया था कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो वो क्या कर लेगा, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कर लेगा, और डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu का डिवाइड Cu बन जाएगा, और ये किस रंग का होता है, भूरे रंग का हो जाता है विलयन। आए कोई दिक्कत समझ में, कि भाई जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से कौन सी अभिक्रिया दिखाता है, प्रतिस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। और प्रतिस्थापन केमिकल रिएक्शन दिखाने की वजह से किसका निर्माण होता है, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, और ये किस रंग का दिखाई देता है, ब्राउन कलर, भूरे कलर का दिखाई देता है। कोई दिक्कत आया समझ में, आया पर पक्का आया,
अब पूछेगी तो बता दूंगा, अब आगे पूछूंगा तो ठीक है। कर लाओगे तुम इस क्वेश्चन, तुमको करके लाना है, मतलब मैं करा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम देख के हाँ भैया आ गया, घर से करके लाना है इनको सही सही। और जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है। हाँ यही आएगा सेम, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संग से बताना है ना, जैसे बताएंगे अपन, जब आयरन की कील को, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण प्रतिस्थापन रासायनिक, सॉरी आयरन अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के साथ अधिक कौन सी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, अतः उत्पाद के रूप में वह आयरन सल्फेट FeSO4 तथा कॉपर का निर्माण करता है। को FeSO4 के निर्माण के कारण उस विलयन का रंग बदल के कैसा हो जाता है, ब्राउन या भूरा कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझाना अच्छे से। फिर ये रिएक्शन लिखनी है, और रिएक्शन भी ऐसे लिखनी है, रिएक्शन बैलेंस लिखनी है, तो बैलेंस है ऑलरेडी, तो ये बैलेंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझ, ऐसे करना है अच्छे से। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में उपचयन अपचयन बताएं। बता दो क्या आराम से, देखो ये अभिक्रिया है, ये रिएक्शन है, समझ में आ रही है रिएक्शन। अब इसमें बताना है कहाँ अपचयन हुआ। देखो Na था, अकेला Na था, अब यहाँ पे Na2O बन गया, आगे जाके तो ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, हाँ तो ऐड हो रहा है, पर जब भी ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, फिर ठीक है, तो पता लग गया इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। भाई ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ ऑक्सीजन अलग अलग थी, इससे लगती है, अब ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई तो क्या हो गया, उपचयन हो गया है। आगे बढ़े, आया समझ में। अगला क्वेश्चन, CuO plus H2 is convert into Cu plus H2O। बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा इजी। यहाँ पे CuO था, इसमें जाके O हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, फिर कहलाएगा। आई बात समझ में। तो अब ये कौन सी रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई, जहाँ अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे है, कोई दिक्कत है इसमें। तो अंदर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट है, आ गए सबको, सब कुछ समझ में। एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, मेरे हिसाब से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। फिर भी तुम क्या करोगे, घर जाके पढ़ोगे, और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछो, पर कोशिश करो जरूर करके लाना, कि ऐसे दिखा के लिए आओ लो भैया नहीं आया। आगे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। कितना टाइम हो गया देखने के बाद, चल थोड़ी देर और देख लेते हैं। आ जाओ अगला, पहले तो कर लेते हैं बस ऐसे वाले क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस वाले। ठीक है, तो ऑप्शन वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दी गई अभिक्रिया को कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा क्वेश्चन ट्रू है उसको देख करना है। स्टेटमेंट दी है अलग अलग, अब स्टेटमेंट में चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब मैं बना देता हूँ स्टेटमेंट, फिर अपन इसमें मिला लेंगे। स्टेटमेंट ये है, पहले मैं बना देता हूँ, फिर जिससे अपनी स्टेटमेंट मैच करेगी उसको अपन सही कर देंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से इसकी स्टेटमेंट दी गई है। सॉलिड सॉलिड, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो पीबीओ है, यहाँ पे जाके इसमें पीबी हट गया, पी में से हट गया, मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। किसका अपचयन हुआ, पीबीओ का, मतलब पीबीओ का अपचयन हुआ, अपचयन हुआ, रिडक्शन। अब देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ, इसको बोलेंगे कार्बन का उपचयन हुआ। अब ये स्टेटमेंट मैच कर लो, किससे मैच कर रही है। हाँ, अब इसको सीसा भी बोलते हैं, पीबी को जो लेड होता है उसको सीसा भी बोलते हैं। हाँ असत्य और चेक कर लो। पहला
शीशा, सुन जाओ, शीशा अपचयित हो रहा है। देखो शीशा अपचयित नहीं हो रहा, शीशा ऑक्साइड अपचयित हुआ है ना, शीशा अपचयित नहीं हुआ है। पीबी अपचयित नहीं हुआ है, पीबी ऑक्साइड अपचयित हुआ है। ठीक है, तो ये पहला गलत। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हुई है, कार्बन उपचयित हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो कार्बन, देखो कार्बन ही तो उपचयित हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ना उपचयित हुई है कार्बन में, कार्बन उपचयित हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तीसरा, कार्बन उपचयित हो रही है, ये सही है, कार्बन का उपचयन हुआ है, तो दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो दूसरा भी सही है, लेड ऑक्साइड अपचयित होके लेड में बदला है, तो दूसरा सही। तो देख लो, ये पहला दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। अब जिससे मैच करे सही है, जिससे मैच ना करे फर्स्ट वाला सही है, ऑप्शन। ठीक है, आई समझ में, आगे बढ़े, हो गया। हाँ राम, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया भाई, पक्का? बोला भी कर यार, तो बोल रहे नहीं, कैसे करे, ऐसा लगता है बोल रहा हूँ, थोड़ी खराब हो गई, सही है ना, बोलता और आ गया यार, ऐसा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, तो वो तो दवाई है ना यार, इसलिए। Fe2O3 plus 2Al is converted into Al2O3 plus Fe। अब इसको, स्टेटमेंट को देखे मेरा, इधर देख पा रही, बता कौन सी रिएक्शन हुई, चलो बताओ, चुप हो जा। नहीं, जितनी भी अपने पास टाइप्स थी रिएक्शंस की, उनमें से कौन सी रिएक्शन हुई है, जितनी भी थी, तुमको क्या दिख रहा है देखो, फिर मेरे को बताओ कि भैया ये रिएक्शन हुई है। पहले देखो संयोजन है क्या, फिर देखो वियोजन है क्या, फिर देखो विस्थापन है क्या, फिर देखो द्विविस्थापन है क्या। चेक करो, संयोजन रिएक्शन है, संयोजन में एक अभिकारक, दो अभिकारक एकल बना रहे थे, एकल नहीं बन रहा, संयोजन तो नहीं है। चलो दूसरी चेक करो, वियोजन, वियोजन में एक टूट के दो बना रहे थे, एक तो नेट दो है। फिर तीसरी चेक करो, विस्थापन, हो रहा है विस्थापन, हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम ने आयरन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, दिख रहा है भाई, एल्यूमिनियम का यहाँ पे है, कैसा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एल्यूमिनियम ने उठाया Fe को और उसकी जगह बैठ गया, तो एल्यूमिनियम ने आयरन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, हो गया, इसलिए जीत गया कौन, एल्यूमिनियम। तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट, केमिकल रिएक्शन, विस्थापन, रासायनिक अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट लिख लेते, रिएक्शन में पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया बताए, तो विस्थापन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन इसका इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, दो डिस्प्लेस होते डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, तीन होते तो ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। अब भी नहीं, देख लो तुम्हारे हिसाब से जो भी दिखता है तुम कहीं भी, विस्थापन है बस इतना देख लो, अब चाहे कोई से भी ऑप्शन में दिखाओ तुमको। ठीक है, आई समझ में, पक्का? आगे बढ़े, आ गया तो, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। अब ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, ये तुम अगर ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में आता तो ज्यादा अच्छा होता, उसमें पता लगता है कि आयरन की रिएक्शन अम्ल के साथ, एसिड के साथ कराने पर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा, पर अभी तुम्हारा सिर घूम जाएगा, कैसे बता दी भैया आपने, तो इस क्वेश्चन को ना बता के क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर में समझे, बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी है, तुम्हारी मर्जी, घोड़ा लगाओ छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, क्योंकि आयरन की चूर्ण मतलब इसमें मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन दिखाते अपन था रिएक्शन चैप्टर नंबर 2 में, एसिड बेस का काम चैप्टर नंबर 2 में, तब इसको अच्छे से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस क्या होती है, ये पूछा। फिर उसके बाद में कि क्यों जरूरी है बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो क्या होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कि जब भी कोई केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, रिएक्टेंट तथा प्रोडक्टों में
नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब इधर हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, इधर हीलियम 2 है तो उधर भी हीलियम 2 होना चाहिए, मतलब सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, तब उसको बोल देगा अपन क्या, कौन सी रिएक्शन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब संतुलित, अभी से पूछ रहा है कि जरूरी क्यों है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी इसलिए क्योंकि जो असंतुलित के रासायनिक अभिक्रिया अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, वो वास्तव में विद्यमान नहीं होती है, वो वास्तव में लैब में नहीं पाई जाती और वो वास्तव में विद्यमान, वास्तव में होती ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि दो H2 दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलके एक क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो हाइड्रोजन ले लो, दो ऑक्सीजन ले लो और एक जल बना लो, एक अणु जल का बना लो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा क्या, ये होगा, दो हाइड्रोजन लेंगे, सॉरी 4 हाइड्रोजन लेंगे, दो ऑक्सीजन लेंगे तो दो जल बनेगा, ये रियल है, वो तो है, होगा ही नहीं। फिर दूसरी बात, 9th क्लास में एक रूल चलता था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और अगर और क्या स्थिर अनुपात का नियम, मास कंजर्वेशन का रूल चलता था। अब अगर ये, हाँ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अगर ये रूल नहीं लगेगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन गलत होगी ही होगी, वो रूल तो क्या लगने ही चाहिए, है ना, तो वही रूल इस पर अप्लाई नहीं करते। तो वो ना छोड़ के इतना सा बता दो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्टेंट में एटम्स के नंबर और प्रोडक्ट में एटम्स के नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर दूसरी बात क्यों आवश्यक है, क्योंकि रियल में वास्तव में असंतुलित रासायनिक समीकरण विद्यमान नहीं होते, रियल में क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 9th में गए, अब वही दूंगा जो बोर्ड में आने योग्य होगा, ओनली वही क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे जो बोर्ड में आने चाहिए। तो बेसिक से तुम्हारा जो गया सीख लो बस, उसको तो समझ सकते हो तुम, उनका कुछ नहीं करेंगे अपन। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक कथनों को रासायनिक समीकरणों में बदले और फिर संतुलित कीजिए। ये मैंने बता दिया तुमको संतुलित करना, तुम क्या करोगे, फिर भी किसी को नहीं आए तो करना, कर जाके नहीं आए तो मेरे से पूछना, मैं तुमको कल बता दूंगा। भाई केमिकल रिएक्शन दी हुई है वर्ड फॉर्म में, उसको किसमें बदलना है, तुमको सिंबल फॉर्म में बदलना है, फिर उसको बैलेंस करना है। अगला क्वेश्चन बैलेंस, सो पहले से ही सिंबल फॉर्म में दी हुई है, सिंबल फॉर्म को बैलेंस करना है, कर दोगे आराम से, इजी है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th में भी सेम वही है ना, रिएक्शन दे दी वर्ड फॉर्म में, उसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है, पहले सिंबल में बदलना है, फिर सिंबल के बाद उसको बैलेंस करना है। 7 वाले में भी सेम। अब अगला 8th में, अगली 8th भी सेम वही, देखो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदला, तो 8th में भी क्या करा, वर्ड फॉर्म में क्या दे दी, केमिकल रिएक्शंस दे दिए, उसको किसमें चेंज कर लो, पहले सिंबल फॉर्म में चेंज कर लो, सिंबल फॉर्म को तुमको मैंने क्या करा, बैलेंस करना बता दिया। मैं करा सकता हूँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अभी इन चीजों में, है ना। हाँ वो अवस्था लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, 9वां क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी है, बताएगा कोई मेरे को, परी तुम बताओगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी रिएक्शन क्या होती है। हाँ, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बताओ परी दीदी, बोलो ऊष्माक्षेपी क्या होती है, पहले बताओ। हाँ नहीं, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट के साथ में, उत्पाद के साथ में ऊष्मा का निर्माण हो, मतलब ये मैंने लिख दिया, इसमें साथ में मैंने क्या लिख दिया, ऊष्मा, तो इसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, उसको बोल देंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और वह केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा देनी पड़े उसको पहले, हाँ उसको क्या बोलेंगे अपन, केमिकल ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, पक्का आई समझ में। ये लिखवाया था, आप पढ़ के नहीं आए, लिखे आपने इसके नोट्स लिखे, फिर मतलब पढ़े नहीं, गलती ना, फिर भूल गए, चलो कोई नहीं। तो आए समझ में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी का पूछ रहा है, फिर दोनों के क्या क्या लिख दो, एक एक एग्जाम्पल लिख देना। पहले तो ऊष्माक्षेपी की परिभाषा लिख दो, फिर ऊष्मा शोषी की डेफिनेशन लिख दो, फिर दोनों के एक एग्जाम्पल लिख दो, खत्म क्वेश्चन। अगला, ये तो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो कराया हुआ भी है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। Why the respiration
कंसर्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्सप्लेन। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं रेस्पिरेशन को, ये तो मैंने बता दिया था, है ना। अब दोबारा बताऊं कि हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज हमारे जब हम श्वसन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तब हम ऑक्सीजन को लेते हैं। इस ऑक्सीजन जो प्रेजेंट ग्लूकोज है, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी का निर्माण करती है। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछी है, करवा दिया था क्वेश्चन तो मैंने, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्वेश्चन पहले लिखवा दिया था, है ना। व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। विस्थापन द्विविस्थापन की पूछ लिया आगे, और बस ठीक है। बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा लगे, पढ़ो फटाफट और बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि जो तुम नहीं कर सकते, उसको कराओ, या फिर आज की क्लास को यहीं अंत करो। कौन सा 15th वाला? 15 वाला अभी तो बताया अवक्षेपण थोड़ी देर पहले। 17 से भी हाँ, क्या बताया था मैंने? 15 बोल रहा है तू, उसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वह रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज बन जाए, ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जो क्या हो, उसके उस जो केमिकल का जो सॉल्यूशन उसमें डिसॉल्व ना हो, उसमें घुले नहीं और काम बैठ जाए, नीचे आके उसमें बैठ जाए, उसी को क्या बोलेंगे अपन, अवक्षेपण या फिर क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है। 17 एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। उस तत्व X के उसके काले रंग की यौगिक का नाम बताएं। भूरे रंग का चमकदार तत्व कौन सा था? हाँ, पहले भाई के देख लेने दे मेरे को। भूरे रंग का चमकदार तत्व X के वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग में परिवर्तन हो जाता है। आ गया, ये रहा। अब ये देख रहे, दिखा दिया ना, रिएक्शन नंबर 1.2 1.6 जो वो है ना, क्या नाम है, एक्टिविटी, वो देख ले कौन सा आएगा। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछ जाते है, याद रखना ये बात। कौन सा क्वेश्चन बताऊं अगला? 20 का बी, 20 को पता है, कोई दिक्कत? आगे हो गए सारे क्वेश्चन खत्म करो क्लास को ही। बाकी क्या करोगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको कल तुम पूछोगे, फिर इस पार्ट को कल तुम्हारे डाउट्स के लिए रखा जा रहा है इस क्लास को। कल तुम्हारे जितने भी डाउट्स है सब लेके आओ, परसों इसका टेस्ट होगा और उसके बाद से अपन क्या करेंगे, नई क्लास चालू करेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे। तो कल का दिन है तुम्हारे पास, कल मैं आके यहाँ बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा केवल, फिर परसों टेस्ट होगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। तो चैप्टर को क्लास को यहीं खत्म करके आ जाना। जी कैसे बंद हो गई? हाँ।